आज हम कक्षा 12वीं के अध्याय नंबर 1 राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों के बारे में जानेंगे कि राष्ट्र निर्माण के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं। जहां तक राष्ट्र निर्माण की बात है कि राष्ट्र निर्माण की समस्या उन सभी देशों के सामने आती है, उन सभी देशों के सामने आई जिन्होंने दूसरे विश्व युद्ध के बाद स्वतंत्रता प्राप्त की, यानी कि 1945 के बाद स्वतंत्रता प्राप्त की। जहाँ तक भारत की बात है तो हमें पता है कि भारत बहुभाषाई देश है। यहाँ पर अलग अलग समुदायों, अलग अलग जातियों के लोग रहते हैं, तो भारत के सामने ये समस्या और ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाती है। जहाँ तक राष्ट्र निर्माण के अर्थ की बात है कि वास्तव में राष्ट्र निर्माण एक सामाजिक प्रक्रिया है, एक सोशल प्रोसेस है, एक ऐसी प्रक्रिया है जो सारे राष्ट्र में एकता की भावना पैदा करती है कि जहाँ पर सारा राष्ट्र एक हो जाता है, पूरे राष्ट्र में समर्पण की भावना पैदा हो जाती है। वास्तव में यह वह प्रक्रिया है जो लोगों में जातीय यानी कि जाति के आधार पर, क्षेत्रीय क्षेत्र के आधार पर, धार्मिक, भाषाई और सांस्कृतिक जैसी अनेक संकीर्ण भावनाओं को समाप्त करके राष्ट्र के प्रति निष्ठा एवं चेतना को जागृत करती है। यानी कि राष्ट्र निर्माण एक ऐसी प्रक्रिया बन जाती है कि जहाँ पर समस्त राष्ट्र के लोग राष्ट्र के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं। जहाँ तक राष्ट्र निर्माण की परिभाषाओं की बात है तो इसमें सबसे पहली परिभाषा हम कोट कर सकते हैं लुसियन पाई की। लुसियन पाई एक फिलोसफर हैं जिन्होंने लिखा है कि बच्चों, जो परिभाषा है, जो डेफिनेशन है, वो हमेशा इन्वर्टेड कोमास में आती है और वो स्पेसिफिक शब्द ही होते हैं। तो लुसियन पाई के अनुसार क्या है कि राष्ट्र निर्माण का अर्थ है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा लोग छोटे कबीलों, गांवों, नगरों या छोटी रियासतों के प्रति वफादारी और बंधनों को विशाल केंद्रीय राजनीतिक प्रणाली की ओर मोड़ लेते हैं। यानी कि एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें लोग अपने आप को वफादार बनाते हुए छोटी छोटी संकीर्ण भावनाओं से ऊपर उठकर विशाल केंद्रीय राजनीतिक प्रणाली की ओर मोड़ लेते हैं, यानी कि उसकी ओर समर्पित हो जाते हैं। इसी तरह की जो दूसरी परिभाषा है वो गिलक्राइस्ट के अनुसार है। गिलक्राइस्ट कहते हैं कि जो राष्ट्र है, जो नेशन है, वो राज्य और राष्ट्रीयता का योग है, यानी कि राज्य और राष्ट्रीयता का जोड़ है। यानी कि जिसमें राष्ट्र के लोग और राज्य के प्रति समर्पित हो जाते हैं, उससे जुड़ जाते हैं। तो किसी भी जो ऐसे टाइप क्वेश्चन है या उसमें दो परिभाषाएं जो हैं आप दे सकते हैं। जरूरी नहीं यही कि जो आपको इजी लगती हैं वो परिभाषाएं लिखी जा सकती हैं। जहाँ तक राष्ट्र निर्माण में जो मेन टॉपिक है उसकी बात करते हैं तो उसकी बात करते हैं कि राष्ट्र निर्माण के मार्ग में जो बाधक तत्व हैं वो कौन कौन से हैं, यानी कि राष्ट्र निर्माण के मार्ग में कौन कौन सी बाधाएं आ सकती हैं। तो उसमें सबसे पहली बाधा जो है जातिवाद है, कास्टिज्म, रेसिज्म। जातिवाद यानी कि जहाँ पर जाति को प्रमुखता दी जाती है। इसमें यह कहा जा सकता है कि जब राष्ट्रीय हितों की अपेक्षा जातीय हितों को प्राथमिकता दी जाती है, उनको प्रेफर किया जाता है, तो यह जो समस्या है, जातिवाद की संकीर्ण समस्या है, वो राष्ट्र निर्माण के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा है, यानी कि इससे राष्ट्र निर्मित नहीं हो सकता है। तो दूसरे बाधक तत्व की बात करते हैं तो दूसरा बाधक तत्व है भाषावाद। जैसा कि हमें पता है
कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। भारत एक बहुभाषाई देश है। भारत के लोग अपनी अपनी भाषा को या मातृभाषा को प्राथमिकता देते हैं और यह स्वाभाविक भी है, क्योंकि हर एक व्यक्ति है, हर एक समुदाय है, वो अपनी भाषा से जुड़ा होता है। परंतु भारत में जो भाषा है उसको एक राजनीतिक तथ्य बना दिया गया है, यानी कि राजनीतिक रूप दे दिया गया है, और इसलिए जो भाषावाद है वह राष्ट्र निर्माण के मार्ग में बड़ी बाधा बना हुआ है। जहाँ तक तीसरे बाधक तत्व की बात है, तो तीसरा बाधक तत्व है क्षेत्रवाद। क्षेत्रवाद जहाँ तक बात है कि भारत जो है एक विशाल देश है जिसके कई क्षेत्र हैं, और कई क्षेत्रों को भाषा के आधार पर राज्यों के रूप में संगठित किया गया है। आपको पता है कि 1956 में कई राज्यों को भाषा के आधार पर पुनर्गठित किया गया था। लोग अपने अपने क्षेत्र को प्राथमिकता देते हैं। लोगों में क्षेत्रवाद की भावना इतनी प्रबल है, इतनी तेज है कि भारत के कई भागों में अलगाववाद का भी स्वर उठा है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि क्षेत्रवाद भी राष्ट्र निर्माण में बाधक तत्व है। जो अगला बाधक तत्व है वो है निर्धनता, पॉवर्टी। क्योंकि जब तक लोग अपनी आर्थिक चिंता से मुक्त नहीं है तब तक वो राष्ट्र निर्माण के बारे में नहीं सोच सकते हैं। क्योंकि जब तक उनकी जो मूलभूत ज़रूरतें हैं, मूलभूत आवश्यकताएं हैं, वो ही पूरी नहीं हो रही हैं, उनके पास इतने साधन ही नहीं हैं कि वो ऊपर उठ सकें, तो वो राष्ट्र के बारे में कैसे सोच सकते हैं। तो कहने का अभिप्राय यह है कि जब तक निर्धनता है तब तक जो देश के नागरिक हैं वो अपने राष्ट्र के बारे में कुछ नहीं सोच सकते हैं। जो अगला बाधक तत्व है वो है अनपढ़ता। एक सरल सी बात है कि जो शिक्षा है वो एक निर्धनता से लड़ने का बहुत बड़ा हथियार है। क्योंकि जब देश के नागरिकों को अपने अधिकारों और अपने कर्तव्यों के बारे में ही पता नहीं होगा, उनके बारे में भी वो सचेत नहीं होंगे, तब राष्ट्र के निर्माण के बारे में कैसे सोचा जा सकता है। तो जब तक अनपढ़ता है, जब तक जो है गुणात्मक शिक्षा नहीं है, तब तक राष्ट्र निर्माण के बारे में नहीं सोचा जा सकता। और इसमें जो लास्ट पॉइंट है कि राष्ट्र निर्माण में बाधक तत्व वो है अपर्याप्त संसाधन, लैक ऑफ रिसोर्सेज। कि जिस देश में, जिस राष्ट्र में संसाधनों का अभाव है, लोग अपने आप को उस जगह पर स्थापित नहीं कर पाते हैं, तो इस कारण भी राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता, यानी कि राष्ट्र निर्माण में बाधा आती है। तो इसलिए अपर्याप्त संसाधन भी राष्ट्र निर्माण के मार्ग में बाधक बनते हैं। तो ये था कि राष्ट्र निर्माण के मार्ग में कौन कौन से बाधक तत्व हैं। जो अगला टॉपिक है कि जो राष्ट्र निर्माण के मार्ग में आने वाली समस्याएं हैं या आने वाली बाधाएं हैं या चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को दूर करने के उपाय क्या क्या हो सकते हैं। तो बड़े सिंपल से उपाय बनते हैं। उसमें जो सबसे पहला उपाय है वो है शिक्षा प्रणाली में सुधार, इम्प्रूवमेंट इन एजुकेशन सिस्टम। यानी कि जब तक शिक्षा प्रणाली में सुधार नहीं होगा, जब तक एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म्स नहीं आएंगे, तब तक राष्ट्र निर्माण के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर नहीं किया जा सकता है। शिक्षा प्रणाली में सुधार कैसे हो, उसमें गुणवत्ता कैसे दी जाए, लोग जो हैं वो स्किलफुल कैसे हों, इसके बारे में अलग अलग सुधार किए जाने चाहिए, अलग अलग कदम बढ़ाए जाने चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जो वास्तविक जीवन की समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए जो शिक्षा है वो अति आवश्यक है।
शिक्षा का उद्देश्य केवल परीक्षा को पास करना ही नहीं है, बल्कि उसका जो उद्देश्य है वो रोजगार प्रधान हो। उसका उद्देश्य कि जो विद्यार्थी हैं, छात्र हैं, उनमें देश के प्रति राष्ट्रवाद की भावना हो, उनमें राष्ट्रीय चरित्र को विकसित करने का जज्बा हो, जुनून हो। तो इस तरह से राष्ट्रीय प्रणाली में सुधार करके राष्ट्र निर्माण के मार्ग में आने वाली बाधा को दूर किया जा सकता है। जो दूसरा उपाय है वो है आदर्श राजनीतिक वातावरण। आदर्श राजनीतिक वातावरण की जहाँ तक बात है कि हमारे जो देश की जो पॉलिटिकल सिनारियो है, जो राजनीतिक स्थितियां हैं, वो कैसी हैं, उनको आदर्श रूप कैसे दिया जा सकता है। अगर राजनीतिक वातावरण में सही तरह से सुधार न किए गए तो राष्ट्र निर्माण का जो आदर्श है, जो आइडियल है, वो एक कल्पना बनकर रह जाएगा। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि राजनीतिक बुराइयों को दूर करके आदर्श राजनीतिक वातावरण बनाया जाए, आदर्श राजनीतिक वातावरण को पैदा किया जाए। तीसरा जो पॉइंट है वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि निर्धनता को दूर करना, गरीबी को दूर करना। गरीबी को दूर करने के लिए देश के नागरिकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना, रोजगार के अवसर हों, उनकी योग्यता के अनुसार उनको रोजगार हो, तभी जो है निर्धनता को थोड़ा सा दूर किया जा सकता है। अगर लोग एक आर्थिक चिंता से मुक्त होंगे तो वो तभी जो है वो राष्ट्र निर्माण के बारे में सोच सकते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है संतुलित आर्थिक विकास, यानी कि बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसका अभिप्राय क्या है? इसका अभिप्राय यह है कि जब तक अलग अलग राज्यों का जो विकास है वो संतुलित नहीं होता, यानी कि भारत के विभिन्न भागों और क्षेत्रों का संतुलित विकास होना जरूरी है। यदि कुछ क्षेत्र विकसित हैं और कुछ क्षेत्र पिछड़े हुए हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि उनमें मतभेद होगा, उनमें विरोध की भावना पैदा होगी। इसलिए जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं वो जो राष्ट्र की मुख्य धारा है, जो राष्ट्रीय मुख्य धारा है, उससे वो दूर होते चले जाते हैं। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए देश के सभी क्षेत्रों का संतुलित विकास होना अति आवश्यक है। जो अगला पॉइंट है वो है दल प्रणाली में सुधार। जो हमारे देश का या किसी भी देश का एक पार्टी सिस्टम है उसमें इम्प्रूवमेंट होना अति आवश्यक है। वैसे भारत में बहुदलीय प्रणाली प्रचलित है, तो जो पार्टी सिस्टम है उसमें सुधार होना बहुत आवश्यक है। उसका जो एजेंडा है, उसका जो घोषणा पत्र है वो क्या है, उसके सिद्धांत क्या हैं। ठोस सिद्धांतों के बिना कोई भी राजनीतिक दल आगे नहीं चल सकता। तो कहने का अभिप्राय यह है कि जो रिफॉर्म्स हैं वो पार्टी सिस्टम में अति आवश्यक हैं। राजनीतिक दल राष्ट्रीय एकता के लिए होने चाहिए, न कि राष्ट्रीय एकता के लिए संकट बन जाने चाहिए। तो इसलिए राष्ट्र निर्माण के लिए यह आवश्यक है कि दल प्रणाली में सुधार किए जाएं। जो अगला पॉइंट है वो है कि जो विभिन्न संकीर्णताएं हैं उनको समाप्त किया जाए। विभिन्न संकीर्णताएं क्या हैं कि धर्म के आधार पर भेदभाव है, जाति के आधार पर भेदभाव है, भाषाओं के आधार पर भेदभाव है। उन सभी संकीर्णताओं से ऊपर उठकर राष्ट्र के बारे में सोचा जाए, राष्ट्र के प्रति सोच विकसित की जाए। जब तक इन छोटी छोटी संकीर्णताओं से ऊपर नहीं उठा जाएगा तब तक जो राष्ट्र निर्माण के मार्ग में आने वाली बाधाएं हैं उनको दूर नहीं किया जा सकता है।
उसके बाद जो लास्ट है वो निष्कर्ष है कि उपरोक्त विवेचन के पश्चात यह कहा जा सकता है कि राष्ट्र निर्माण एक व्यापक अवधारणा है, यानी कि एक कंप्रीहेंसिव कॉन्सेप्ट है और राष्ट्र निर्माण आज के समय की मांग है, नितांत आवश्यक है। तो जब तक राष्ट्र निर्माण के मार्ग में आने वाली बाधाओं जैसे निर्धनता, अनपढ़ता, जातीय, धार्मिक, भाषाई भेदभाव को समाप्त नहीं किया जाता, तब तक राष्ट्र निर्मित नहीं हो सकता। और इन्हीं भेदभावों को समाप्त करके राष्ट्र निर्माण की विचारधारा को और ज़्यादा व्यवहारिक और प्रभावी बनाया जा सकता है।